नमस्कार। इंडियन बिजनेस एंड फाइनेंस रिव्यू के कुछ दिलचस्प लेखों पर आधारित आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारा मिशन है इन तमाम जानकारियों से वो जरूरी बातें निकालना जो सबको जाननी चाहिए। बिल्कुल। आज हमारे सामने कई अहम मुद्दे हैं। टाटा ट्रस्ट के अंदर क्या चल रहा है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ ने कैसे रिकॉर्ड बनाया और क्यों कुछ लोग आगाह भी कर रहे थे, भारत कैसे चुंबक बनाने में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। हाँ, वो आत्मनिर्भरता वाला एंगल काफी अहम है आजकल। बिल्कुल। और फिर त्योहारी सीजन में लोग कैसे खर्च कर रहे हैं, टीसीएस के नतीजे और उनके बदलाव, और आखिर में रतन टाटा साहब की यादें। काफी कुछ है कवर करने को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारतीय बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में क्या कुछ पकड़ा है। सबसे पहले बात टाटा ट्रस्ट की। दिबोशी चाकी की एक रिपोर्ट इशारा कर रही है कि ट्रस्टियों के बीच शायद सब कुछ ठीक नहीं है। वजह है एक भाग्य में चल रही कंपनी टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड यानी TIL। उसमें करीब 1000 करोड़ रुपए डालने का एक प्रस्ताव है जिस पर मतभेद है। 1000 करोड़, ये तो बड़ी रकम है। हाँ, और ये मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स की टाटा सन्स में 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। बहुत बड़ी हिस्सेदारी। सही। ये उन्हें काफी ताकत देता है। सही। तो TIL फंडिंग पर मतभेद सिर्फ एक मुद्दा लग सकता है, पर यह सवाल उठाता है कि ट्रस्ट के अंदर इतने बड़े फैसले वो कैसे लिए जाते हैं, प्रक्रिया क्या है। लेकिन क्या इसका असर उनके असल काम यानी परोपकार पर भी पड़ रहा है, जो उनका मुख्य उद्देश्य है? दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। रिपोर्ट यही बताती है कि ट्रस्ट अपने चैरिटी वाले काम जारी रखे हुए हैं। अच्छा। असल में उनकी अगली जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग देने की बात होनी है। ओह, तो मतलब काम चल रहा है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि अंदरूनी बहस अपनी जगह है, लेकिन उनका जो मुख्य फोकस है समाज सेवा वाला, वो चलता दिख रहा है। एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश शायद। ये वाकई एक बड़ी संस्था के लिए नाजुक संतुलन है। चलिए अब एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जिसने हाल ही में शेयर बाजार में तहलका मचा दिया, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। हाँ, LG का IPO। पारस बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसका IPO देश का पहला ऐसा IPO बन गया जिसने सब्सक्रिप्शन वैल्यू में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां खींची। जी हाँ, 4 लाख करोड़, ये आंकड़ा मतलब हैरान करने वाला है। जितने शेयर बेचने के लिए रखे थे उससे करीब 54 गुना ज्यादा लोगों ने खरीदने की इच्छा जताई। 54 गुना? हाँ, ये बाजार में मौजूद लिक्विडिटी और निवेशकों के भरोसे दोनों को दिखाता है। ये तो जबरदस्त है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सुनहरा था? कोई चिंता की बात नहीं थी? यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। खुशी केसवानी की एक और रिपोर्ट ध्यान दिलाती है कि एक प्रॉक्सी सलाहकार फर्म है इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज। हाँ, ये फर्म्स बड़े इन्वेस्टर्स को सलाह देती है ना? बिल्कुल। तो इनगवर्न ने कुछ चिंताएं जताई थी। उन्होंने कुछ चीजों पर उंगली उठाई थी, जैसे आकस्मिक देनदारियां, मतलब भविष्य में अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। फिर विदेश में अपनी पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी का भुगतान और संबंधित पक्ष लेन देन, यानी कंपनी का अपने ही जुड़े हुए लोगों या कंपनियों के साथ बिजनेस करना। ये वो रेड फ्लैग्स होते हैं जिन पर निवेशक अक्सर गौर करते हैं। तो फिर इतना पैसा लगा कैसे? मतलब निवेशकों ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों कर दिया? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, शालिन अग्रवाल का विश्लेषण बताता है कि शायद निवेशकों ने LG जैसे बड़े और जाने माने ब्रांड नाम को, हाँ, ब्रांड वैल्यू तो है, बिल्कुल, और भारतीय बाजार में उसकी ग्रोथ की संभावनाओं को इन जोखिमों से ज्यादा वजन दिया। ऐसा लगता है कि मौजूदा बाजार का जो माहौल है, जहां लोग पैसा लगाने को उत्सुक हैं, उसने भी इसमें भूमिका निभाई। कभी कभी क्या होता है कि उत्साह जो है वो चेतावनियों पर भारी पड़ जाता है। सही कहा, बाजार की अपनी ही धुन होती है, मूड का खेल है। अच्छा, अब जरा हटके एक सरकारी पहल पर नजर डालते हैं जो भारत की आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। श्वेता गोस्वामी की रिपोर्ट है कि भारत अब चुंबकों के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, खासकर वो जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स कहलाते हैं। हाँ, दुर्लभ मृदा चुंबक। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 7,300 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन योजना, मतलब PLI जैसी, उसको हरी झंडी दी है। और ये समझना जरूरी है कि ये दुर्लभ मृदा चुंबक यानी रेयर अर्थ मैग्नेट्स आखिर हैं क्या चीज। ये कोई मामूली चुंबक नहीं है। नहीं,
नहीं, ये बेहद शक्तिशाली चुंबक होते हैं जो आज के एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर में, अच्छा, ईवी में? हाँ, ईवी में, पवन चक्कियों की टरबाइन में और यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होते हैं। इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो सरकार की इस योजना का असल मकसद क्या है? सिर्फ बनाना या कुछ और? बड़ा मकसद साफ है, चीन पर निर्भरता कम करना। अभी दुनिया में इन खास चुंबकों को बनाने और इनकी सप्लाई चेन में चीन का दबदबा है। हाँ, ये तो सुना है। तो भारत सरकार की योजना है कि देश में ही इन्हें बनाने की फैक्ट्रियां लगें और पूरी सप्लाई चेन, मतलब प्रोसेसिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक यहीं तैयार हो। प्लान है कि सालाना 6000 टन उत्पादन क्षमता बनाई जाए। 6000 टन? ये काफी है? माना जा रहा है कि भारत की घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए काफी होगी। ये योजना 7 साल तक चलेगी और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीन पर उतारने की एक ठोस कोशिश है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ आयात घटेगा बल्कि एक रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी अपनी ताकत बढ़ेगी। ये तो वाकई दूर की सोच वाला कदम लगता है। चलिए अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और त्योहारी सीजन में लोगों के खर्च करने के तरीकों पर बात करते हैं। फेस्टिव मूड। हाँ, खर्चे का मौसम। ईशान गेरा की रिपोर्ट बता रही है कि इस त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी जोरों पर है और इसका एक बड़ा कारण है क्रेडिट कार्ड का बढ़ता इस्तेमाल। बिल्कुल, और इसमें वो जो एप्स पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ऑफर्स मिलते हैं ना, उनका भी बड़ा हाथ है। हाँ, वो कैशबैक, इंस्टेंट डिस्काउंट, वही सब। लोग शायद अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाली सुविधाओं या क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले पॉइंट्स और छूट का जमकर फायदा उठा रहे हैं। आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस नवरात्रि में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से हुआ खर्च डेबिट कार्ड से हुए खर्च के मुकाबले 6 गुना तेजी से बढ़ा। 6 गुना? बहुत ज्यादा ये तो। हाँ, पिछले साल इसी दौरान की तुलना में क्रेडिट कार्ड पेमेंट में 35% की बढ़ोतरी हुई है। ये रुझान तो साफ है, क्रेडिट कार्ड का बोलबाला बढ़ रहा है। लेकिन कहानी में एक और पेंच है। अच्छा, वो क्या? आनंद जे की एक रिपोर्ट कुछ और इशारा करती है। उनका कहना है कि सितंबर में कुछ दूसरे डिजिटल पेमेंट तरीके जैसे शायद यूपीआई या नेट बैंकिंग के कुछ सेगमेंट्स, उनका इस्तेमाल इस कारोबारी साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। अरे ऐसा क्यों? एक तरफ क्रेडिट कार्ड का बूम और दूसरी तरफ बाकी डिजिटल पेमेंट में कमी, ये कैसे? इसका एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद कुछ लोग महीने के आखिर में खरीदारी इसलिए रोक रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जीएसटी की दरों में कुछ कटौती हो सकती है। ओह, अच्छा, जीएसटी कट की उम्मीद। हाँ, ऐसी अटकलें थी शायद। तो ये दिखाता है कि लोग कैसे खर्च करते हैं, ये सिर्फ सुविधा या ऑफर्स पर ही निर्भर नहीं करता। ये सरकारी नीतियों की उम्मीदों और आर्थिक सेंटीमेंट से भी जुड़ा है। मतलब त्योहारों की रौनक, क्रेडिट की आसानी और भविष्य की उम्मीदें, ये सब मिलकर उपभोक्ता के बटुए पर असर डालती हैं। बड़ा मिला-जुला मामला है। ये तो सच है, उपभोक्ता का मन समझना आसान नहीं। अब आते हैं आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पर। जी, टीसीएस। उन्होंने अपने तिमाही नतीजे तो जारी किए ही हैं, साथ में ये भी बताया है कि कंपनी में जो बदलाव चल रहे हैं, मतलब पुनर्गठन, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी है। हाँ, टीसीएस ने बताया है कि कर्मचारियों को निकालने और उनकी भूमिकाओं को फिर से तय करने, यानी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसकी वजह से उन्हें एक मुश्त वन टाइम 1135 करोड़ रुपए का झटका लगा है। 1135 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है पुनर्गठन के लिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी अंदरूनी तौर पर बड़े बदलावों से गुजर रही है, शायद भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही है। और इसका असर कर्मचारियों की संख्या पर भी दिखा है ना। सितंबर तिमाही में उनके यहाँ काम करने वाले लोग करीब 20,000 कम हो गए। हाँ, 20,000, ये तो काफी बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। बिल्कुल, ये शायद पूरे आईटी उद्योग को जल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जहां कंपनियां ज्यादा कुशल बनने और लागत घटाने पर जोर दे रही हैं। ऑटोमेशन और एआई का भी असर हो सकता है। हाँ, मुमकिन है। लेकिन इस पुनर्गठन की लागत और कर्मचारियों की संख्या में इतनी बड़ी कमी के बावजूद टीसीएस के वित्तीय नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। अच्छा। हाँ, शालिनी अग्रवाल की रिपोर्ट के मुताबिक उनका तिमाही मुनाफा 1.4% बढ़कर 12,075 करोड़ रुपए हो गया और उनका राजस्व 65,799 करोड़ रुपए रहा। तो मतलब छटनी और बदलाव के बावजूद कंपनी पैसा बना रही है, मुनाफा बढ़ा है? ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि ये पुनर्गठन और खर्चों पर नियंत्रण के उपाय वो शायद कंपनी का मुनाफा बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। ये एक मुश्किल संतुलन साधने जैसा है। एक तरफ लागत कम करना और भविष्य के लिए तैयारी करना, दूसरी तरफ मुनाफा भी कमाते रहना। टीसीएस के नतीजे बताते हैं कि वो फिलहाल इस संतुलन को साधने में कामयाब रहे हैं।
देखना होगा कि लंबी अवधि में इन बदलावों का क्या असर होता है। निश्चित रूप से इस पर नजर रहेगी। और अब अंत में एक ऐसे शख्स को याद करते हैं जिनका भारतीय उद्योग जगत पर एक अमिट छाप है, रतन टाटा। आज उनके निधन को 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल हो गया। और इस मौके पर उन्हें करीब से जानने वाले 5 लोगों ने उनसे जुड़ी अपनी यादें साझा की हैं। ये सिर्फ किस्से नहीं है, बल्कि उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व की गहरी झलकियां हैं। जैसे उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन, जो टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में भी हैं, वो याद करते हैं कि कैसे रतन टाटा की नई टेक्नोलॉजी पर गजब की पकड़ थी। वो हमेशा भविष्य की तरफ देखते थे, आगे क्या होने वाला है। हाँ, विजनरी थे। बिल्कुल। वहीं वाणी कोला, जिनके स्टार्टअप में रतन टाटा ने निवेश किया था, वो लिखती हैं कि उनका नेतृत्व रुतबे से नहीं, बल्कि उनके असलीपन, उनकी प्रामाणिकता से आता था। लोग उनकी कुर्सी की वजह से नहीं, उनके उसूलों की वजह से उनसे जुड़ते थे। ये बहुत बड़ी बात है, प्रामाणिकता। सही। और कुछ और दिलचस्प पहलू भी सामने आते हैं। टाटा समूह में लंबे समय तक काम कर चुके आर गोपाल कृष्णन याद करते हैं कि 26/11 मुंबई हमले के वक्त जब ताज होटल पर हमला हुआ था, वो भयानक मंजर, तब रतन टाटा कितने शांत और दृढ़ थे। उस भयानक संकट में भी उनका संकल्प अटूट था, कामनेस अंडर प्रेशर। फिर सुहेल सेठ और उनकी जीवनी लिखने वाले थॉमस मैथ्यू, दोनों ही उनकी दयालुता और दूरगामी सोच पर रोशनी डालते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां बिजनेस के साथ साथ इंसानियत और मूल्यों का संगम दिखता है। तो ये यादें सिर्फ भावुक करने वाली नहीं है, बल्कि इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, खासकर लीडरशिप के बारे में। बिल्कुल, ये सारी बातें रतन टाटा के नेतृत्व के कई रंग दिखाती हैं। भविष्य को देखने की क्षमता, टेक्नोलॉजी की समझ, अपने उसूलों पर टिके रहना, मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारना और गहरी इंसानियत। सही। ये दिखाता है कि उनकी विरासत सिर्फ उनकी कंपनियों की बैलेंस शीट में नहीं है, बल्कि उन मूल्यों में है जो आज भी प्रेरणा देते हैं। उनका नेतृत्व सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं था, बल्कि नैतिकता और समाज पर सकारात्मक असर डालने के बारे में भी था। एक लेगेसी छोड़ गए वो। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, टाटा ट्रस्ट की अंदरूनी खींचतान, एलजी के आईपीओ का तूफान और साथ में वो चेतावनियां, चुंबकों में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिश, त्योहारों में क्रेडिट कार्ड का बढ़ता दबदबा और दूसरे पेमेंट्स का घटना, हाँ, और टीसीएस में चल रहे बदलाव और उनकी कमाई, और आखिर में रतन टाटा की वो प्रेरक विरासत, ये सब मिलकर भारतीय व्यापार जगत की एक जटिल लेकिन दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। कई पढ़ते हैं इसमें। इन सब अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, आज की इस तेज रफ्तार और लगातार बदलते बिजनेस माहौल में आखिर वो कौन सी खूबियां हैं जो किसी लीडर को या किसी बिजनेस को स्थायी और प्रभावशाली बनाती? अच्छा सवाल है। क्या वो रतन टाटा जैसी दूरदर्शिता है, या वाणी कोला जिसे प्रामाणिकता कहती हैं वो, या फिर 2611 जैसी मुश्किल घड़ी में शांत रहने की क्षमता? टेक्नोलॉजी की समझ ज्यादा जरूरी है, या नैतिक मूल्य, या फिर संकट से निपटने का हुनर, या शायद इन सब का कोई संतुलन? हाँ, शायद इन्हीं सवालों में भविष्य के सफल नेतृत्व का राज छिपा हो सकता है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।